मजबूरी। जिसके रहते शहर में बसी बहू बनी देवकी और गांव में उसकी सास हुई यशोदा। फिर उनकी तनातनी और रस्साकशी के बीच बेपेंदी का लोटा बन इधर से उधर लुढ़का उनका नंदलाल बेटू। क्या सचमुच इनमें से एक है सही और दूसरा गलत? सुनिए और सुझाइए। मजबूरी उपन्यास, कहानी, पटकथा लेखन और अध्यापन की महारथी मन्नू भंडारी की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मैं और आप हमेशा यहाँ मिलते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक ना एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना। अब भाई बचपन से मैं किताबी कीड़ा रही और मेरे पिता विश्वमोहन बडोला ने मेरी इस आदत को बहुत संवारा, निखारा और अपना जो लंबा चौड़ा बुक्स का अंबार था, उनकी लाइब्रेरी थी, वो मेरी लेगेसी, मेरी धरोहर बना के गए। अब मेरा ये हाल रहता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ कहानियां और जैसे ही कोई कहानी दिल में अंदर उतर जाती है, कुलबुलाहट होने लगती है कि बस इसे कैसे अपनी ऑडियो स्टोरी में तब्दील कर दूं। तो यहाँ मन्नू भंडारी जी, जिनकी आज मैं कहानी मजबूरी आपको सुनाने वाली हूँ, उन्हीं की मैंने पहले भी कहानियां सुनाई हैं आपको। सोमा बुआ जो बुढ़िया थी, परित्यक्ता थी, उपेक्षित थी और अपने आसपास हर किसी की जिंदगी में अपनी इंपॉर्टेंस तलाशने की कोशिश में अपना मजाक बनवाती थी। सोमा बुआ की ये कहानी अकेली नाम से मैंने आपको सुनाई थी। वैसे ही नई नौकरी, रमा और कुंदन एक यंग मैरिड कपल, दोनों के दोनों कामकाजी हैं, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, लेकिन पति कुंदन को एक बड़ा प्रमोशन मिलता है और बॉस के एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे हैं कि कुंदन रमा से सैक्रिफाइस मांग लेता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, वो ट्रॉफी वाइफ बन जाती है और एक वक्त आता है कि उसको लगता है कि घर के फर्नीचर और उसमें कोई खास अंतर नहीं रह गया है। तो मन्नू भंडारी की कहानियों की खासियत यही है कि वो जो नारी जीवन के उथल पुथल है, जो अप्स एंड डाउन्स है, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती हैं। जो पुरुष हैं इस समाज के, उनके भी जितने कह सकते हैं आप फ्रस्ट्रेशंस हैं या अगर कोई इनसिक्योरिटीज हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लाती हैं। मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी जो फेक और ओढ़ी हुई आधुनिकता है, उन पर भी तंज करा जाता है। मन्नू भंडारी के बारे में अगर ये सारी चीजें आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि वो न सिर्फ कहानियां लिखती थी बल्कि पटकथा लेखन भी करती थी। अब उनकी वैसे तो पहली कहानी 1957 में छपी, मैं हार गई नाम से, लेकिन 1966 में एक कहानी उनकी आई थी जिसका नाम था यही सच है और उस पर बासु चैटर्जी ने एक मूवी बनाई थी विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर को लेके, रजनीगंधा, सुपर डुपर हिट मूवी। अब उसका स्क्रीन प्ले मन्नू भंडारी ने लिखा था। फिर 1971 में उनका उपन्यास छपा आपका बंटी, जो बहुत पॉपुलर हुआ। 9 साल के बच्चे बंटी की कहानी, जिसके माँ बाप की शादी चरमरा रही है उसके आंखों के सामने, दोनों अलग अलग लोगों से शादी करते हैं और इस सब का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस छोटे बच्चे पे क्या पड़ता है। अब इस कहानी पर भी एक फिल्म बनी थी, समय की धारा। मन्नू भंडारी ने इसका स्क्रीन पे लिखा था, लेकिन जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर थे शिशिर मिश्रा, उन्होंने कुछ और ही स्क्रीन पे तैयार किया और मन्नू भंडारी इस बात से बहुत खफा रही कि उनकी कहानी को तोड़ मरोड़ दिया गया, उसकी एंडिंग बदल दी गई और वो प्रोड्यूसर्स को कोर्ट तक लेकर गई थी। अब 1977 में बासु चैटर्जी ने एक मूवी बनाई थी स्वामी, शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड के साथ, और ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित थी। इसका स्क्रीन प्ले भी मन्नू भंडारी ने लिखा था, लेकिन वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और इतनी साफ गोई से बात करती थी कि बासु चैटर्जी को उन्होंने इस बात के लिए लताड़ा कि इस फिल्म की एंडिंग में सौदामिनी, मिनी का जो कैरेक्टर शबाना आजमी ने प्ले किया था, वो जब अपने पति के साथ सुलह कर लेती है तो उसके पैर क्यों छूती है? भाई वो तो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, उसने अपने पति के गले क्यों नहीं लगा? वैसे मन्नू भंडारी ने अपना ये बेबाकपन अपनी पर्सनल लाइफ में भी दिखाया। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक और दिग्गज साहित्यकार थे अपने वक्त के, राजेंद्र यादव, उनसे विवाह किया। उनके साथ मिलकर 1962 में उन्होंने 1 इंच मुस्कान नाम से एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल भी लिखा था, जो आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है। और कहीं पर राजेंद्र यादव और उनकी जो प्रेम कहानी है वो भी दुखांत ही रही, क्योंकि आगे चलकर वो अलग हो गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया, डिवोर्स नहीं लिया और अंत तक अच्छे दोस्त बने रहे।
ये दोनों लोग नई कहानी मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हुआ ये था कि कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी ऐसे अनगिनत साहित्यकार थे जिनको लगता था कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, भारतीय साहित्य है, वो बहुत रोमांटिसाइज हो गया है और कहीं पर रियल लाइफ से बहुत परे है, और इसीलिए नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहां वैसे अभी मैं आपको सुनाने वाली हूं मनु भंडारी की लिखी कहानी मजबूरी। भाई, इस कहानी में कृष्ण की तरह हमारा एक बेटू है। कृष्ण को जैसे देवकी ने जन्म दिया, लेकिन सर्कमस्टांसेस के, परिस्थितियों के रहते उसे पाला किसने? यशोदा ने। वही कुछ हाल बेटू का हो जाता है। अब गांव में रहने वाली उसकी दादी अम्मा की मजबूरी क्या है कि उनको खाली घर काटने को दौड़ता है। पति उनके वैद्यराज हैं, वो अपने को बिजी रख लेते हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने पाल पोस के इकलौते बेटे को बड़ा किया तो नौकरी करने वो मुंबई चला गया। अब खाली खाली बैठे वो करे क्या? लेकिन वहां मुंबई में क्या होता है, मुंबई में बहू रमा को जब पता चलता है कि वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो वो आती है गांव और अपने बेटू को अपनी सास की गोद में डालकर हाथ जोड़ के कहती है कि अब से बेटू आपका हुआ भाई, इसको पालिए पोसिए। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों में रस्साकशी, तनातनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं मजबूरी, मन्नू भंडारी की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से ये लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी, जो उनके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वो बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। फिर गाने के ही लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। हो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा ने पूछा। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिला नहीं कि वो दौड़ा आएगा? अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी यहां आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू। और वो हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर जाके आंगन को मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है ना, नहीं तो मैं ही मार लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वो फिर गाने लगी, आओ रे चिड़िया चून करो, बेटू ऊपर राई नून करो, नून करो, नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई, क्या इसके आगे? रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, तो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में। और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने और बिगड़ने लगे। उसी कल्पना में खोई खोई वो बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही बड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वो हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही रह रहकर उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया।
पर एक सर्द आहसी उनके मुंह से निकलकर रह गई। वो उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रही, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में जब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 2 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लीपूं। 2 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। ये तो मैं ही जानती हूं कि 2-2 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते होंगे। पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी है ना। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूं नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती। पर और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायास ही डबडबा आईं। नर्मदा यहां बरसों से काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वो जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वो काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वो जाने लगी तो ना चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी दे जाए और अब से दूध ज्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए ना। जब तक वो लोग यहां रहें तब तक तू भी चौका बर्तन करके यहां रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। देने लेने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को 1 कहूंगी तो वो 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच कर रखे थे, पर वो कुछ ना कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रहीं। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वो भोर होने के पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते वो सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं। फिर उन लोगों को चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिएगा। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट ही दूं, नहीं तो वो इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी नहीं करूंगी। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करें। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस न हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वो अपने बच्चे को छीन रही हों, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और मां के पास जाने के लिए मचलने लगा। वो उसके आंसू पोंछने लगी तो उनकी अपनी आंखों में भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानेगा ना
तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू की तुम्हारे महीने चढ़े हैं। कितने महीने हैं? छेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, अब ये भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार ना बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो मैं यहां हूं, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी। दो दो तो। अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़कर जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साध पूरी हो, तुम बड़भागी हो। मेरे सूने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वो एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर मुंबई भेज दिया। रामेश्वर के बिना तो ये घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं है। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूं सो मैं ही जानती हूं। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। पर देखो, अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा इधर रख दो। मुंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहां तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। ये क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा? न हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वो तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई। आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला। हो, क्यों नहीं हो, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। फिर वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर तो यूं भी दादी का हक होता है ना। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वो अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। दोपहर को नर्मदा से भी कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। अब उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आएंगे तो कौन आएगा भला? इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि अब किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे ही वो अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नौन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहां तो वो अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहां अब वो बेटू को लादे फिरती हैं। शाम को उसके साथ आंख में चौनी खेलती हैं, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादी फिरती हो, यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है। तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े? फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। मां बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को।
तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि ये सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, ये बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। ये शीशी का नखरा उनके जमाने में था ही, और होगा भी तो शहरों में रहा होगा। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने ये सब भी सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले 20 वर्षों से वही लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। न पति को दफ्तर जाना रहता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए तो कभी नहीं भूली। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता था, फिर भी वो ये सारे काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी से दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वो एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू, जरा सा हाथ कांप गया था, फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है ना। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वो कह रही हो कि इन छोटी सी गलतियों के कारण कहीं तुम बेटू को मत ले जाना। 20 दिन बाद जब बहू ने अपने मां के घर प्रयाण किया तो बेटू ने न जिद की न वो रोया ही। बहू के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहां कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंतता की एक सांस ली। महीना बीतते न बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था, वो भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। ये भावना उस दिन जाकर पूरी तरह उनके मन में जम पाई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहीं, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहां जाऊंगी, पर वो क्यों सुनने लगा। ये सब कहते समय उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वो आंखें मूंद कर अपने बेटे के चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, ये 2-2 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी भी दिन आंख मूंदी रह गई तो मैं तो तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया मां को। पर वो आगे कुछ नहीं कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वो रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कस कर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वो छोड़कर गई थी और जिसे अब वो देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बाद बाद में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वो दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चढ़ता रहता था। रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता। कुछ न कुछ जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता। शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता।
उसे देखकर कौन कहेगा कि एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता, उससे बेटू को जरूर कुछ न कुछ खरीदना होता। ना दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता, मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी मां ने हंसते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। ये तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और वो मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में अंगुलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ ले जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं हुआ। मुंबई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वो 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा अब उसे वहां के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का तो दिमाग बौरा गया है। रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहां के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था। पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वो जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी तो जिंदगी चौपट हो जाएगी। ये भी कोई ढंग है भला? अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता। वो अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूं, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वो भी तो उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूं वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूं? उसका गला भर्रा आया था। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और वो अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वो मुंबई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा तो कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं करती थी कि रमा पप्पू के होते हुए बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वो पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक खाता नहीं, तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा मां, आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। देखो पप्पू स्कूल जाने लगा और ये अभी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ भी लेगा। ये मत सोचना कि मैं उसे गंवार ही रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार ही रख दिया? फिर ये तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी। तू ना जरा भी चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात तो मैं। और वो फपक फपक कर रो पड़ी। रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा,
पर आपके जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही इसे तो बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत कड़ी बात कह गई वो। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूं? मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है? पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। उनका रोना बदस्तूर जारी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने को संभाला और स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू ले जा। मेरा बेटू फूले फले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की जिंदगी, उसकी हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अपड़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहां से बनाऊंगी? तू इसे ले जा। कुछ दिनों को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई, इसी को मैं तेरा बड़ा जस मानूंगी। और रमा कुछ कहे उसके पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। रमा को खुद इस सारी बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वो निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वो अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी मां के यहां चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच से वो चला गया। जाते समय कह गया, दादी अम्मा मैं तेरे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊंगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो बेटू को बता दे कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, लेकिन मन कड़ा करके वो चुप रही। उसके बाद जो भी घर आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई? तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। तिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है। ऐसी हालत में उसे कैसे रखती? सो मैंने कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ सो बेटू को भी ले जाओ। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगे उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती क्यों? अब ये कोई मेरे बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी थाती उसी को सौंपी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूं, उसके मारे तो मेरा सब कुछ छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थीं। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, खिलौने मिठाई बेचने वाला आया, तो बुझे स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहां मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज नहीं खरीदेगा। कहते ही उनका मन तो सुबक उठता, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वो उसे भरे बुखार में छोड़ कर आया है। वो रमा के हाथ से न कुछ खाता न दवाई पीता। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो मेरे बिना रहेगा नहीं, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा, वरना वो तो रो रो कर प्राण दे देगा। हे भगवान, मेरी मति पर ही पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहां की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे शिब्बू बहू को छोड़कर लौटा तो बताया कि बेटू ने तो रो रो कर बुखार चढ़ा लिया है।
मैं तो भेज कर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वो रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझ। अब तो जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। और गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वो लौट आई। जिसने देखा उसने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अभी रहता भी तो नहीं। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। रमा मुंबई से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि वो उसे सीधे मुंबई ले जाती तो ये सारा कांड नहीं होता। अम्मा बंबई तक आ नहीं सकती थी। सो इस बार फिर एक बार दादी मां को रुलाकर उनके मना करने पर भी वो बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी। जाने किस आशा से अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके शिब्बू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं, वो संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिब्बू को साथ भेज ही दिया। दूसरे दिन से जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने ये मनौती मानती कि किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए तो 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगी। उच्च स्वर से वो रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब शिब्बू लौट कर आया तो वो ऐसे दौड़ पड़ी मानो वो बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है शिब्बू? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहूजी ने बेटू को हिला लिया। वहां बहूजी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, पर सबसे दोस्ती हो गई सो खूब खेलता है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। शिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही हूं। शिब्बू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई अम्मा। मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो उसको अपने साथ लेते आऊंगा, पर इस बार बहूजी ने उसे समझा दिया और वो भी समझ गया। अब वहां जम जाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मजे से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया, वहां जम गया? सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, जरूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपए निकालकर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़ा लेते आ, अब प्रसादी चढ़ाकर बांट ही दूं। कौन? नर्मदा। सुना नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया, बस भूल ही गया। और उन्होंने आंचल से भर भर आती आंखें पोंछी और हंस पड़ी। मजबूरी, जिसके रहते शहर में बसी बहू बनी देवकी और गांव में उसकी सास हुई यशोदा। फिर उनकी तनातनी और रस्साकशी के बीच बेपेंदी का लोटा बन इधर से उधर लुढ़का उनका नंदलाल बेटू। क्या सचमुच इनमें से एक है सही और दूसरा गलत? सुनिए और सुझाइए। मजबूरी उपन्यास, कहानी, पटकथा लेखन और अध्यापन की महारथी मन्नू भंडारी की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। अब कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मेरी दरअसल कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर बार एक सुंदर सी कहानी अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुनाऊं। ये जो मुहिम है, ये शुरुआत इसलिए हुई इसकी क्योंकि मैं तो बचपन से एक बहुत बड़ी किताबी कीड़ा रही हूँ। ये सबसे बड़ी बीमारी कहिए, लेगेसी है एक्चुअली, मेरी धरोहर है। मेरे पिता विश्वमोहन बडोला से मुझ तक आई। मेरे फादर वीएम बडोला जो एक जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। रंगमंच की दुनिया में 1960s और 1970s में जो 2 बड़ी थिएटर मूवमेंट्स रहीं, अभियान और देशांतर दिल्ली में, वो उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। साथ ही आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो के 400 से ऊपर रेडियो प्लेज में उन्होंने अभिनय किया और उसके बाद टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा।
लेकिन उनका सबसे बड़ा प्यार था किताबों से। बहुत ट्रैवल करते थे, घूमते फिरते थे अपनी नौकरी के रहते, और जहाँ से मुमकिन होता था वहाँ से किताबें उठा कर लाते थे। तो मुझे भी लगता है कि जितना पढ़ सको और उसमें से जो अच्छा लगे वो सबके साथ शेयर कर सको, तो इससे बड़ी खुशी ना आपको मिल सकती है, ना आप दूसरों को पहुंचा सकते हो। लेकिन मेरी ये मुहिम आपको कैसी लग रही है वो मुझे तो तभी पता चलेगा ना जब आप अपना फीडबैक मुझे देंगे। तो भाई कालिंदी बडोला नाम से मुझे ढूंढिए, यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ एक छोटी सी घंटी, एक बेल आइकॉन दिखता है, उसे प्रेस करेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलेगी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए और हो सके तो मेरे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तक जाएगी।